नमस्कार बच्चों, मैं प्रोफेसर अंतिमा पांडे। आज हम कक्षा 10वीं की दूसरी इकाई की पाठ क्रमांक चौथे छापा या कविता पढ़ेंगे। इसके कवि ओम प्रकाश आदित्य जी हैं और पद्य संबंधी यह एक हास्य व्यंग कविता है। तो आइए सबसे पहले हम कवि के परिचय के बारे में और पद्य संबंधी थोड़ी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। छापा, इसके कवि ओम प्रकाश आदित्य जी हैं। आपका जन्म 1936 में गुरुग्राम हरियाणा में हुआ था और आपकी मृत्यु 2009 में भोपाल मध्य प्रदेश में हुई थी। आप हिंदी की वाचिक परंपरा में हास्य व्यंग के शिखर पुरुष होने के साथ साथ छंद शास्त्र तथा काव्य की गहनतम संवेदना के पारखी थे। आप हिंदी कवि सम्मेलनों में हास्य व्यंग के पुरोधा थे। आपकी प्रमुख कृतियाँ जो है इधर भी गधे हैं उधर भी गधे हैं, मॉडर्न शादी, गोरी बैठी छत पर, काव्य संग्रह है आदि। इसके अलावा आपकी अनेक और भी कृतियाँ जो है वह प्रसिद्ध हैं। आप एक हास्य कवि हैं जो सामने कोई घटना होती है तो आप अपने काव्य के माध्यम से इस तरह से प्रस्तुत करते हैं कि उसमें हास्य उत्पन्न हो जाता है। पद्य संबंधी प्रस्तुत हास्य कविता में कवि ने आयकर विभाग के छापे के माध्यम से आम आदमी की आर्थिक स्थिति, छापा मारने वालों की कार्यप्रणाली को दर्शाया है। कवि द्वारा किया गया छापे का वर्णन व्यंग्यात्मक हास्य उत्पन्न करता है। आयकर विभाग के अधिकारी जो होते हैं प्रामाणिक सूचनाओं के आधार पर अनधिकृत रूप से अर्जित धन का पता लगाने और उसे अधिकार में लेने के लिए छापा मारते हैं। छापा यानी धावा। प्रस्तुत कविता में कवि ने अपने घर छापा मारने वालों द्वारा मारने के बाद स्थिति का व्यंग्यात्मक एवं रोचक चित्रण किया है। छापे के दौरान अधिकारियों को वहां सोना चांदी तो दूर दूर तक रसोई नहीं दिखाई देता, लेकिन रसोई घर की पीपियों में पेट भरने के लिए जरूरी अनाज भी नहीं मिलता। कवि ने कविता के माध्यम से छापा मारने वालों की कार्यप्रणाली और आम आदमी की आर्थिक स्थिति का वास्तविक चित्रण किया है। इसके साथ ही कवि ने व्यवस्था से एक ज्वलंत प्रश्न भी पूछा है कि जब वह अनधिकृत रूप से अर्जित धन अपने अधिकार में कर लेते हैं तो अधिकृत रूप से अर्जित आय से जिनके पेट नहीं भरते वह उनकी सहायता करने की कुछ व्यवस्था क्यों नहीं कर देते हैं। ये कवि ने छापा मारने आने वाले जो अधिकारी थे, जो आए हुए अधिकारी थे छापा मारने के लिए, उनसे यह प्रश्न पूछते हैं कि आप जो भी गलत तरीके से कमाया हुआ धन होता है उन्हें तो आप अपने कब्जे में ले लेते हैं, अपने अधिकार में ले लेते हैं, लेकिन जिनके यहाँ खाने की चीज़ें भी नहीं है उनको आप ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं देते, उनके खाने की व्यवस्था क्यों नहीं करते। ऐसा कवि व्यंग करते हैं आयकर विभाग के अधिकारियों के ऊपर। तो आइए बच्चों हम ये छापा यह कविता पढ़ना शुरू करते हैं। विभाग के जो अधिकारी होते हैं वो चोरी करने वाले और नाजायज ढंग से संपत्ति अर्जित करने वाले लोगों के घर और कार्यालय पर छापा मारते हैं। जहाँ भी गलत तरीके से कमाया हुआ धन कोई छुपा कर रखा रहता है तो आयकर विभाग के अधिकारी लोग वहाँ छापा मार के उस धन को बाहर निकालते हैं और अपने अधिकार में ले लेते हैं। तो इस तरह से कवि के घर जब छापा पड़ा तो कवि मांगी गई वस्तुओं को साहित्य में इस्तेमाल किए जाने वाले शब्दों से जोड़कर व्यंग्योक्ति में जवाब देते हैं।
यानी जब आयकर विभाग के अधिकारी लोग छापा मारते और उनसे कवि से जो भी चीज़ें मांगते हैं वो उन्हें उस चीज़ों के बदले उस चीज़ का साहित्य के साथ संबंध जोड़कर उनको उसका जवाब देते हैं। तो बच्चों, हम ये छापा कविता पढ़ते हैं और इसका आनंद लेते हैं, क्योंकि ये कविता जो है वह एक हास्य व्यंग्यात्मक कविता है। तो इससे हमें हास्य की भी उत्पत्ति होती है। मेरे घर छापा पड़ा, छोटा नहीं बहुत बड़ा। वे आए, घर में घुसे और बोले, सोना कहाँ है। मैंने कहा, मेरी आँखों में है, कई रात से नहीं सोया हूँ। वे रोश में आकर बोले, स्वर्ण दो स्वर्ण। मैंने जोश में आकर कहा, सुवर्ण मैंने अपने काव्य में बिखेरे हैं, उन्हें कैसे दे दूँ। यहाँ पर एक सोने का अर्थ है स्वर्ण, यानी धातु, जो सोना धातु होता है उसका, और दूसरे सोने का अर्थ है नींद। तो कवि जो है, कवि से आयकर विभाग के अधिकारी आते हैं और उनके घर छापा पड़ता है। वह कोई भी छोटा मोटा नहीं, बहुत बड़ा छापा पड़ा रहता है। फिर अधिकारी कवि कहते हैं कि अधिकारी उनके घर में आकर उनसे पूछताछ करते हैं और वह सीधे उनके घर में घुस जाते हैं और उनके पूछने पर वो कहते हैं कि सोना कहाँ रखा है। तो कवि उन्हें जवाब देते हैं, सोना वह तो मेरी आँखों में है, मैं कई रात से नहीं सोया हूँ। अधिकारियों को इस पर गुस्सा आता है, रोष यानी गुस्सा, क्रोध। वे प्रश्न और स्पष्ट करते हैं, सुवर्ण दो। लेखक स्वर्ण को सुवर्ण से जोड़ते हैं और जवाब देते हैं, सुवर्ण तो उन्होंने अपने काव्य में बिखेरे हैं, उन्हें कैसे सौंप दे। सुवर्ण यानी सुंदर अक्षर होता है, तो वो स्वर्ण मांगते हैं। स्वर्ण यानी सोना और सुवर्ण यानी सुंदर अक्षर होता है। तो फिर लेखक कहते हैं, सुवर्ण तो मैंने अपने काव्य में बिखेरे हैं, उन्हें आपको कैसे सौंप दूँ। वे झुंझलाकर बोले, तुम समझे नहीं, हमें तुम्हारा अनधिकृत रूप से अर्जित अर्थ चाहिए। मैं मुस्कुरा कर बोला, अर्थ मेरी नई कविताओं में है, तुम्हें मिल जाए तो ढूंढ लो। वे कड़क कर बोले, चांदी कहाँ है। मैं भड़क कर बोला, मेरे बालों में आ रही है धीरे धीरे। झुंझलाना का अर्थ है चिड़चिड़ाना। अनधिकृत यानी जिसके लिए अधिकार न मिला हो। अर्जित यानी किसी प्रकार प्राप्त या एकत्र किया हुआ। अर्थ यानी यहाँ पर अर्थ के दो मतलब दिए हुए हैं। एक अर्थ का मतलब है पैसा और दूसरे अर्थ का मतलब है साहित्य में जो उसका अर्थ निकलता है, मतलब रहता है उसे। कड़क कर यानी तेज स्वर में बोलना। चांदी, यहाँ पे चांदी भी शब्द का दो अर्थ है, यानी उसका भी दो मतलब है। एक चांदी अर्थ का है, चांदी यानी जो धातु होता है, और दूसरा चांदी कवि के कहने का अर्थ है, दूसरा चांदी का मतलब जो है वह है बालों की सफ़ेदी, यानी बालों में जो सफ़ेदी आ जाती है, कवि उसको चांदी के लिए चांदी के समान उसे तौल रहे हैं। तो हम आगे इस पंक्तियों को भी समझ लेते हैं। अधिकारी कवि का जवाब सुनकर झुंझलाकर कहते हैं, तुम हमारी बात समझे नहीं, हमें तुम्हारा वह अर्थ चाहिए जिससे तुमने अनधिकृत रूप से अर्जित किया है। कवि अधिकारियों के अर्थ यानी धन शब्द को कविता के अर्थ से जोड़कर मुस्कुराकर जवाब देते हैं। जो अधिकारी होते हैं वह अर्थ मांगते हैं, यानी वो धन के रूप में अर्थ मांगते हैं, और कवि जो होते हैं वो उन्हें कविता के रूप में अर्थ देने लगते हैं। तो वो कहते हैं, अर्थ तो मेरी नई कविता में है, आपको मिल सकता है तो आप फिर ले लीजिए। फिर अधिकारी कवि से छुपाकर रखी गई चांदी निकालने के लिए कहते हैं। फिर आयकर विभाग
के अधिकारी जो होते हैं वो कहते हैं कि आपने जो अपने घर में चांदी छुपा कर रखा है वो कहाँ है, उसे लेकर आओ। तो फिर कवि फिर से मुस्कुरा कर बोलते हैं कि चांदी चांदी तो मेरे बालों में आ रही है धीरे धीरे, आपको मिल जाए तो आप ले लो। चांदी का अर्थ बालों की सफ़ेदी से लगाते हैं। वे उद्भ्रांत होकर बोले, यह बताओ तुम्हारे नोट कहाँ हैं? परीक्षा से 1 महीने पहले तैयार करूँगा। वे गरज कर बोले, हमारा मतलब आपकी मुद्रा से है। मैं लरज कर बोला, मुद्राएं आप मेरे मुख पर देख लीजिए। वे खड़े होकर कुछ सोचने लगे, फिर शयन कक्ष में घुस गए। उद्भ्रांत यानी उद्विग्न, हैरान। और यहाँ पर नोट का जो मतलब है वो 2 मतलब निकलते हैं। एक नोट का अर्थ है रुपया वाला, रुपया पैसा वाला, और दूसरे नोट का अर्थ है जो सब एग्ज़ाम के टाइम पे नोट्स तैयार करते हैं वो नोट्स है। परीक्षा यानी इम्तहान। और फिर गरजना यानी ज़ोर से कड़क कर बोलना। और लरजना यानी काँपना, हिलना डुलना, भयभीत होना। और मुद्रा का अर्थ भी यहाँ पर 2 दिया हुआ है। एक मुद्रा यानी सिक्का जो होता है, और दूसरा मुद्रा यानी मुख पर मुद्रा, जो हमारे मुख पर हाव भाव होता है उसे मुद्रा कहते हैं। शयन कक्ष यानी सोने का कमरा, जहाँ पर सब सोने जाते हैं। तो कवि फिर कहते हैं कि वो बहुत गुस्से में आकर बहुत परेशान होते हैं और हैरान हो जाते हैं कि हाँ, मैं तो इसको इतना कुछ बोल रहा हूँ, इसे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। और फिर वो कड़क कर पूछते हैं कि उनके नोट, रुपए कहाँ है? तो फिर कवि कहते हैं, वे नोट का संबंध विद्यालय की परीक्षा के नोटों से जोड़कर जवाब देते हैं कि परीक्षा के नोट तो वे परीक्षा से 1 महीने पहले तैयार करेंगे। अधिकारियों ने गरजते हुए कहा, हमारा कहने का मतलब आपकी मुद्रा पैसों सिक्कों से है। कवि ने इसका अर्थ मुख मुद्रा से जोड़कर जवाब दिया, मुद्राएं तो आप मेरे मुख पर देख लीजिए। अधिकारी यह सुनकर कुछ सोचने लगे, फिर वे उनके सोने के कमरे में घुस गए और फटे तकिए की रुई नोचने लगे। उन्होंने टूटी अलमारी को खोला, रसोई की खाली पीपियों को टटोला, बच्चों की गुल्लक तक देख डाली, पर सब में मिला एक ही तत्व, खाली। तब जब आयकर विभाग अधिकारी लोग उनके कमरे में जाते हैं और उनके फटे तकिए की रुई नोचने लगते हैं कि शायद पैसे इसमें छुपाकर रखे हो। कवि कहते हैं कि अधिकारियों ने उनकी टूटी हुई अलमारी खोली, उनकी रसोई के खाली पड़े पीपों को टटोला, बच्चों का गुल्लक खोल खोल कर देखा, पर उन्हें कुछ भी नहीं मिला, सब कुछ खाली था। कनस्तरों को, मटकों को ढूंढा, सब में मिला शून्य ब्रह्मांड। देख कर मेरे घर में ऐसा अरण्यकांड, उनका खिला हुआ चेहरा मुरझा गया। कनस्तर यानी टीन का चौखुटा पीपा, मटका यानी मिट्टी का घड़ा, शून्य ब्रह्मांड यानी रिक्त संसार, अरण्यकांड यानी यहाँ पर अर्थ जो होता है वह बिखरा हुआ है। वैसे अरण्य का अर्थ तो जंगल होता है, लेकिन यहाँ पर अर्थ इसका बिखरा हुआ है। मुरझा यानी मुरझाना, जैसे चेहरे से उदासी प्रकट होना। तो कवि कहते हैं कि जब वो कनस्टरों को देखते हैं और फिर पानी रखने के जो मटके होते हैं उन सबको भी टटोलते हैं, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिलता है, उन्हें सब कुछ खाली ही मिलता है। कवि कहते हैं कि अधिकारियों ने मेरे घर में ऐसा निर्जन दृश्य देखा तो उनका खिला हुआ चेहरा जो था, वो इतने खुश थे वो
चेहरा उनका मुरझा गया और उनके बीच शुचि हृदय में रौद्र की जगह करुण रस समा गया। वे बोले, क्षमा कीजिए, हमें किसी ने गलत सूचना दे दी। अपनी असफलता पर वे मन ही मन पछताने लगे, सिर झुकाकर वापस जाने लगे। मैं उन्हें रोककर कहा, ठहरिए। रौद्र यानी क्रोध, करुण यानी दया। तो जब कवि के घर में अधिकारियों को कुछ नहीं मिलता, क्योंकि उन्होंने तो सोचा था कि छापा मारने से काफ़ी धन मिलेगा, पर यहाँ तो कहीं कुछ भी नहीं था। जब अधिकारियों का गुस्सा शांत हो गया था, उनके मन में दया के भाव आ गए थे। कवि से उन्होंने क्षमा मांगी और बताया कि किसी की गलत सूचना पर वे उसके यहाँ आ गए थे। अधिकारियों को कवि के घर में कुछ न मिला तो वे पछताने लगे। उनके सिर शर्म से झुक गए। वे वापस जाने लगे तो कवि ने उन्हें रोककर कहा। कवि अधिकारियों से क्या कहते हैं हम आगे पढ़ेंगे। सिर मत धुनिए मेरी, एक बात सुनिए। मेरे घर में अधिक धन होता तो आप ले जाते। अब जब मेरे घर में बिल्कुल धन नहीं है तो आप मुझे कुछ देकर क्यों नहीं जाते। जिनके घर में सोने चांदी के पलंग और सोफे हैं, आप उन्हें निकलवा लेते हैं। कवि जो है कहते हैं कि आप जाने से पहले मेरी बात तो सुन लीजिए। यदि छापे के दौरान मेरे घर में आपको अधिक धन मिलता तो आप उसे ले लेते। अब आपने देख लिया कि मेरे घर में कोई धन नहीं है, ऐसी हालत है मेरी यह स्थिति देखकर आप मुझे कुछ धन देकर तो जाइए। जिन लोगों के घरों में सोने चांदी के पलंग और सोफे होते हैं, उन्हें आप तो निकलवा लेते हैं। बहुत अच्छी बात है, निकलवा लीजिए, पर जिनके घर में बैठने को कुछ भी नहीं, उनके यहाँ कम से कम एक तख्त तो डलवा दीजिए। कवि आयकर विभाग अधिकारी से कह रहे हैं कि जिनके घर में सोने चांदी के सोफे हैं, उन्हें तो आप निकलवा लेते हैं, पर जिनके यहाँ कुछ भी नहीं है, यानी जिनका आपका ये टूटी कुर्सी बैठने के लिए भी नहीं है, कम से कम उनके घर में बैठने के लिए एक लकड़ी की तख्त ही तो डलवा दीजिए। ऐसा कवि आयकर विभाग अधिकारी से कहते हैं। तो बच्चों, इन कविता के माध्यम से हमें कवि ने छापा मारने आए वाले अधिकारी से, जो छापा मारने आए हुए थे अधिकारी, उनके द्वारा और कवि के बताए हुए बातों के द्वारा एक हास्य व्यंग कविता उत्पन्न होती है और इससे जो भी पढ़ने वाले पात्र होते हैं उन्हें हंसी आती है और सभी को यह कविता बहुत ही अच्छी लगी। तो बच्चों, यह छापा कविता यह समाप्त हुई। अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे। बच्चों, आपको यह कविता बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद बच्चों।